नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 घंटे तक झारखंड मंत्रालय में रहे और इस दौरान उन्होंने कई कामकाज को निपटाया भी। कई अफसरों और पुलिस अधिकारियों से भी उनकी मुलाकात हुई। मंत्री आलमगीर आलम और मंत्री हफीजुल हसन ने भी मुख्यमंत्री से इस दौरान मुलाकात की। देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रालय से वापस मुख्यमंत्री आवास लौट चुके हैं। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के 7वें सम्मन की मियाद आज पूरी हो गई। 7वें सम्मन में ईडी ने सीएम को 7 दिन के अंदर बयान दर्ज कराने को कहा था। इसके लिए उनके समय और तारीख भी बताने को कहा गया था। हालांकि जवाब में मुख्यमंत्री की ओर से भेजे गए पत्र में ईडी पर मीडिया ट्रायल कराने की बात कही गई थी। अपना अपना विभाग में बैठे अपना अपना काम किए, सभी मंत्री अपना अपना काम चला रहे हैं और मुझे लगता है कि जनता ने हमें चुना है, 5 साल के लिए मैंडेट हमें दिया है और राजनीति में जो आज वर्तमान परिवेश में जिस तरह जो कार्यक्रम चला रहे हैं उस कार्यक्रम लोकतंत्र के माने मान मर्यादा कहीं ना कहीं अछूत नहीं रह पाता है। लेकिन हमें एक शक्ति इसी बात का है कि जनता ने आशीर्वाद दिया है और हम उसके लिए काम करेंगे और आने वाले समय में जनता फिर आशीर्वाद देगा और उसी शक्ति के साथ हम लोग काम करेंगे। तो जेएमएम ने एक बार फिर बीजेपी पर ईडी के जरिए चुनी हुई सरकार को परेशान करने का आरोप लगाया है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जब 2019 में गठबंधन की सरकार बनी उसी समय से सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी, पर जब सत्ताधारी गठबंधन के विधायक झुके नहीं तो बीजेपी ने ईडी के जरिए काम में अड़ंगा डालना शुरू कर दिया। पर राज्य सरकार किसी से डरती नहीं है। इसमें भाजपा की जो केंद्र सरकार है उन्होंने बड़ा अच्छा एक पटकथा लिखा और उस पर लगातार कार्रवाई शुरू हुई। उसका एक ही उद्देश्य था और वो उद्देश्य आज भी जारी है कि हम सरकार को लोगों के साथ चैन से जोड़ने नहीं देंगे, योजनाओं को धरातल पे उतरने नहीं देंगे, असमंजस और भ्रम की स्थिति पैदा करके रखेंगे। इतना ज्यादा भ्रम होगा कि लोग हतोत्साहित होंगे, लेकिन उनका यह मंसूबा भी पूरा नहीं होगा। गवर्नेंस को ट्रबलेंस में डालने के लिए हर प्रकार की चेष्टा हो रही है, लेकिन सरकार आज भी सचिवालय में वहां बैठकर जरूरी जो सरकारी काम है उसका निष्पादन हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईडी उन्हें 7 सम्मन जारी कर चुकी है, फिर भी वो जांच एजेंसी के पास नहीं गए। अब जरा देखिए झारखंड में हेमंत सोरेन 7 समन गए, 7। हेमंत सोरेन ने कहा मेरा तो भ्रष्टाचारियों के साथ साथ है, आप 7 दो, 6 दो, 5 दो, मैं नहीं आ रहा हूं। ये क्या है? ये भी इंडी अलायंस घमंडिया गुट के एक घटक दल है। उसके बाद विचित्र बात है, ऐसा लगा कि भ्रष्टाचार का गोंद इन्हें जोड़े है। तो जेएमएम ने निर्वाचन आयोग से गांडेय विधानसभा में जल्द से जल्द उपचुनाव कराने की मांग की है। जेएमएम के प्रतिनिधि मंडल ने इस सिलसिले में झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार से जाकर मुलाकात की। साथ ही उन्हें गांडेय में उपचुनाव कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जेएमएम के इस प्रतिनिधि मंडल में महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे के अलावा
विधायक नल सोरेन, दिनेश मरांडी और भूषण तिर्की शामिल थे। गौरतलब है कि पिछले दिनों गांधी के जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से गांधी सीट खाली हो गई है। हित अधिनियम के तहत जो 151A की धारा है उसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई भी सीट रिक्त होती है और 1 साल से ज्यादा का उसका अगर कार्यकाल है तो 6 महीने के अंदर में आपको वहां पर चुनाव संपन्न कराना है। इसी बात से हम लोगों ने आज आयोग को अवगत भी कराया है और उनसे अनुरोध भी किया है कि आप जितना जल्द से जल्द हो सके आप चुनाव कराएं और इस प्रावधान का उल्लंघन नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाए। झारखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। इसके अलावा गठबंधन के कई नेता भी इस यात्रा में भागीदारी करने वाले हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा झारखंड के 13 जिलों से होकर गुजरेगी। इनमें 8 दिन में 804 किलोमीटर की यात्रा होगी। इसका रूट चार्ट भी तैयार कर लिया गया है। राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर गठबंधन में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जब यहाँ यात्रा होगी तो उसमें शामिल रहेंगे। अब आदरणीय राहुल गांधी जी ने झारखंड को चुना है और झारखंड में 804 किलोमीटर की यात्रा दी है, तो निश्चित रूप से वो समझ रहे हैं कि इस राज्य में किस तरह से जो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, अंतिम व्यक्ति तक के लिए जो काम हो रहा था, जो मुख्यमंत्री जी कर रहे थे और जो हमारी सरकार कर रही थी, उसको कहीं न कहीं रोकने का, बाधित करने का प्रयास केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा केंद्र सरकार के पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पे किया जा रहा है। वैसे में उन्होंने 804 किलोमीटर चुना है तो मुख्यमंत्री जी कैसे नहीं रहेंगे? निश्चित रूप से। झारखंड हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। यह मामला गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। कोर्ट में इससे जुड़ी हुई याचिका की मेरिट पर सुनवाई की गई। इस दौरान निचली कोर्ट में दर्ज गवाही सबूत के तौर पर हाईकोर्ट में उपलब्ध नहीं हो पाई। इस पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत से LCR मांगा और इस सिलसिले में प्रार्थी नवीन झा ने रांची के सिविल कोर्ट में शिकायत की थी। इस पर सिविल कोर्ट से सम्मन जारी होने पर राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में क्वेश्चनिंग याचिका दायर की थी। निचली अदालत से LCR आने के बाद ही ये मामला हाई कोर्ट में सूचीबद्ध होगा। झारखंड के जेल आईजी ने बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के जेलर प्रमोद कुमार, सीनियर वार्डन अवधेश और IT मैनेजर पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया है। अब इन तीनों के खिलाफ जांच कराई जाएगी और इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। कहा यह भी जा रहा है कि 29 दिसंबर को जेल के PCO से योगेंद्र तिवारी ने कई लोगों को फोन करके धमकी दी थी। इसके खिलाफ खेलगांव थाने में FIR दर्ज कराई गई, जिसके बाद CID और ED ने पूरे मामले की जांच शुरू की। साथ ही ED ने जेलर प्रमोद कुमार से पूछताछ भी की और इसके बाद जेल परिसर की तलाशी ली गई। साथ ही जेल के CCTV फुटेज को भी खंगाला गया। तीनों पर बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अंदर प्रेम प्रकाश और योगेंद्र तिवारी को गैर कानूनी तरीके से सुविधाएं मुहैया कराने का आरोप है। और संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, इस पूरे मामले पर अब क्या ये माना जाए कि कार्रवाई जो है वो अब शुरू हुई है, लेकिन इसका दायरा अभी जांच का लंबा चलेगा? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो हाल के दिनों में जिस तरह से जेल के अंदर से साजिश रचे जाने की बातें जो ED के द्वारा सामने लाई गई, वो कहीं ना कहीं झारखंड पुलिस के समक्ष भी सामने आई और फिर उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कल मामले की जांच तो जारी है ही और इस मामले में कुछ और लोग भी लपेटे में आते हैं। हालांकि ये जो फोन कॉल से संबंधित मामला है उसमें ये कार्रवाई की गई है, जिसमें कि जेल के जो जेलर हैं उन पर और साथ ही जो वहाँ के सीनियर वार्डन हैं अवधेश, उन पर और साथ ही जो कंप्यूटर ऑपरेटर पवन हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तीनों को सस्पेंड किया गया है। जांच के बाद ये जो कार्रवाई है ये की गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से इनकी भूमिका थी और जांच के दायरे में और क्या कुछ आता है और किस तरह से इन पर, क्योंकि हो सकता है मामले में विभागीय कार्रवाई भी देखने को मिले, क्योंकि इस पूरे मामले में FIR भी दर्ज है, तो हो सकता है इन पर
आगे जो कानूनी कार्रवाई है वो भी देखने को मिले। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास के खिलाफ धोखाधड़ी का केस किया है। रांची की अदालत में दायर क्रिमिनल केस में उन्होंने आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट लिमिटेड पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। क्रिकेट एकेडमी खोलने को लेकर दोनों के बीच साल 2017 में एक एग्रीमेंट हुआ था, पर आरोपी मिहिर दिवाकर निर्धारित शर्तों का पालन करने में फेल रहे। दर्ज केस में आरका स्पोर्ट्स पर फ्रेंचाइजी फी और प्रॉफिट शेयर करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है। धोनी ने 15 अगस्त 2021 को अथॉरिटी लेटर निरस्त कर दिया था। इसके बाद उन्होंने कई बार इसे लेकर लीगल नोटिस भी इन्हें भेजा, पर कोई जवाब इस नोटिस का नहीं दिया गया। एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक धोनी को 17 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसमें आरका स्पोर्ट्स और उनके डायरेक्टर मिहिर दिवाकर और एक और डायरेक्टर हैं सौम्या, उनके अगेंस्ट में 406, 420 आईपीसी के अगेंस्ट हम लोगों ने जो है क्रिमिनल कंप्लेन फाइल किया है। क्या है सर, क्रक्स क्या था, क्या कैसे ये मामला शुरू हुआ? और मिहिर दिवाकर का नाम जो है वो आ रहा है, रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी रहे हैं, धोनी के मित्र भी थे, तो कैसे जो है सब कुछ शुरू हुआ? हाउ ऑल इट स्टार्टेड? 2017 में मिहिर दिवाकर जो है धोनी को अप्रोच किए और बताए कि हम जो है एक आपके नाम से क्रिकेट एकेडमी खोलेंगे और उसमें जो है आपको इसका जो है शेयरिंग करेंगे हम लोग जो है प्रॉफिट, और साथ में फ्रेंचाइजी फीस पूरा जो है धोनी जी को मिलेगा। शुरू में तो ठीक चला, उसके बाद उनकी नीयत जो है वो गड़बड़ हो गई और उन्होंने जो है कोई जानकारी धोनी जी को, कोई जो है पैसा देना था वो नहीं देने लगे जो है। बीजेपी ने साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव को सस्पेंड करके तुरंत उन्हें उनके पद से हटाने की मांग की है। साथ ही उन पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि ईडी की छापेमारी में डीसी रामनिवास यादव के घर से प्रतिबंधित कारतूस बरामद किया गया था और ऐसे में उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव के आवासीय परिसर से प्रतिबंधित हथियारों की गोलियां निकली हैं, 9mm की गोलियां, .45 कैलिबर की गोलियां, .38 कैलिबर की गोलियां, ये साफ दिखाता है कि सरकार में अधिकारी तमंचे पे डिस्को करते दिख रहे हैं। और हमारा मानना है ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है और अविलंब राज्य सरकार आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करे इनको और इनको सस्पेंड करके डीसी साहब को अपने पद से हटाए। और देखिए विडंबना देखिए, आर्म्स एक्ट का सेक्शन 39 कहता है कि ऐसे मुकदमों में अभियोजन स्वीकृति देने का अधिकार भी डीसी को है और यहां तो डीसी खुद आरोपी है, इसलिए अविलंब इन्हें निलंबित करके इनको हटाना चाहिए और आर्म्स एक्ट के तहत राज्य सरकार को मुकदमा दर्ज करना चाहिए। गुमला पुलिस ने पीएलएफआई नक्सली संगठन का विस्तार करने की कोशिश कर रहे एक नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये नक्सली कामडारा के रामतोलाय जंगल के बीचों बीच संगठन के दूसरे नक्सलियों के साथ बैठक कर रहा था और इसी दौरान वो पकड़ा गया, जबकि दूसरे नक्सली यहां से भाग खड़े हुए। इसके पास से देसी पिस्टल, कारतूस और पीएलएफआई का पर्चा बरामद किया गया है। पकड़े गए नक्सली पर 6 से ज्यादा केस दर्ज हैं। तो पिस्टल, कारतूस और नक्सली पर्चे की बरामदगी इस पीएलएफआई नक्सली के पास से बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि ये सभी कामडारा के रामतोलाय जंगल में एक बैठक की कर रहे थे, जिस दौरान पुलिस की दबिश हुई और इस शख्स को पकड़ लिया गया। हालांकि इसके साथ जो तमाम दूसरे नक्सली सहयोगी थे वो यहां से भाग खड़े होने में सफल रहे। लातेहार में नक्सलियों ने एक बार फिर से तांडव मचाया है। कहा जा रहा है कि 10 से 12 नक्सलियों का दस्ता बरियातू के बालूभांग गांव पहुंचा था और इन नक्सलियों ने पुल के कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला कर दिया और 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। तीनों गाड़ियां पुल के कंस्ट्रक्शन के काम में लगी हुई थी। यही नहीं, नक्सलियों ने पुल का निर्माण कार्य अगले आदेश तक रोकने की भी धमकी दी है। इस घटना से पुल के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे मजदूरों के बीच दहशत है। बरियातू पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और फिलहाल नक्सलियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई तेज हो गई है।
धनबाद की अदालत में पूर्व विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका दायर की गई है। इस पर 9 जनवरी को हालांकि सुनवाई होगी। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड के आरोप में पूर्व विधायक संजीव सिंह साल 2017 से ही जेल में बंद हैं। इस दौरान तबीयत बिगड़ने पर साल 2023 में उन्हें रांची के रिम्स में एडमिट कराया गया था, पर पूर्व विधायक के वकील ने कोर्ट से गुहार की कि उनके मुवक्किल की तबीयत ज्यादा गंभीर है और इसीलिए इलाज कराने के लिए उन्हें जमानत दी जाए, क्योंकि रिम्स के डॉक्टर भी ये कह चुके हैं कि पूर्व विधायक की बीमारी का इलाज यहां रांची में संभव नहीं है, धनबाद में संभव नहीं है। पर कोर्ट ने पहले ही पूर्व विधायक को किसी दूसरे अस्पताल में बेहतर इलाज कराने को कहा था, पर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। हाल जेल इलाज के नाम पे शिफ्ट करके कोई इनके साथ भी अपनी घटना को अंजाम देने की साजिश चल रही है। जेल आजी का कोई पत्र माननीय न्यायालय को नहीं अभी तक प्राप्त हुआ है, या जेल प्रशासन धनबाद ने भी कोई पत्र न्यायालय को नहीं दिया है, हमको भी नहीं दिया गया। माननीय न्यायालय जहां केस विचाराधीन है उस न्यायालय को भी अवगत नहीं कराया गया, कोई इंटीमेशन लिखित में नहीं आया है। और ये पुराना आदेश है 4 महीना 5 महीना पहले का, जिसका अनुपालन उन लोग नहीं कर रहे हैं, वो तो कंटेम कर रहे हैं। गुमला के राजकीय कृत्य मध्य विद्यालय के दिव्यांग प्राचार्य अरुण त्रिपाठी से धक्का मुक्की और मारपीट की वारदात सामने आई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। पीड़ित प्राचार्य ने गुमला पुलिस से ठेकेदार नवल जायसवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और ये तस्वीर देख लीजिए, सीसीटीवी कैमरे में दर्ज ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। दरअसल स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने से निकली ईंट को भी नई बिल्डिंग में लगाया जा रहा है। उन्होंने इसका विरोध किया तो ठेकेदार ने उनके साथ धक्का मुक्की की। फोन पर ही उसे गंदा गंदा गाली देने लगे और बोले कि एक बाप का औलाद है तो तुम स्कूल में रुको, अभी मैं आता हूँ और तुमको औकात बताता हूँ, तुम्हारा एक टांग तोड़ दूंगा। एक टांग तो टूटा हुआ है। फिर 10 मिनट के अंदर ही वो आ गए, आकर करके मुझको मारने का प्रयास किया, धक्का मुक्की की और बोले कि तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम पहचानते नहीं हो, नवल जायसवाल को जान लो कि कौन है, पता कर लो। बोकारो के डायमंड सिटी में बंद घर को शातिर चोरों ने अपना निशाना बनाया। घर का ताला तोड़कर जेवरात समेत लाखों रुपए के सामान को चुरा लिया गया। घर के मालिक भुवनेश्वर प्रसाद का परिवार कुछ दिन से गया में था। जब गया से उन्होंने ऑनलाइन तरीके से सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो सीसीटीवी कैमरा बंद मिला। पड़ोसियों से बात करने पर चोरी का पता चलता है, जिसके बाद पूरा परिवार गांव से बोकारो पहुंचा। हम लोग गए हुए थे गांव पर। बच्चा तो जैसे कि 10 दिन पहले गया था, 10-15 दिन पहले, लेकिन हम तो 2 महीना से वहीं थे। वो 3 बजे उठ करके डेली चेक करता था सीसीटीवी। अच्छा। तो आज सुबह जैसे कि चेक करने लगा तो देखा कि डिस्टर्ब है सीसीटीवी, कपड़ा उस पर कपड़ा रखा हुआ है। तब जैसे कि सबको मैंने पूरा डायमंड सिटी में बोला कि देखिए हमारा घर में लगता है कुछ हुआ है। रांची की एक्ट्रेस बिटिया सिमरन गुप्ता जल्द ही तमिल भाषा की नई फिल्म से बड़े पर्दे पर छाने जा रही हैं। जी हां, छुट्टियों में रांची आई सिमरन गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने इस फिल्म में जर्नलिस्ट की भूमिका निभाई है। ये फिल्म अगले महीने रिलीज होने वाली है। उनका सपना शाहरुख खान की तरह फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी भूमिका निभाने का है। मैं बहुत कुछ सीखती हूँ मिस्टर शाहरुख खान से। मैं बहुत कुछ रिलेट भी कर पाती हूँ। वो भी, उन्होंने भी बहुत छोटे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया था। आप लोगों को अगर पता हो तो उन्होंने दूरदर्शन में वो आते थे, कोई सीरियल में आते थे, सर्कस में आते थे, करेक्ट, फौजी में भी आते थे। सो बीइंग एन आउटसाइडर, आज जो उन्होंने अचीव किया है दैट इज मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फॉर मी। So I actually idol के रूप में I see him and I would want to become like him one day. So it's called Vitthai Karan. Vitthai Karan is a Tamil film. मैं सबसे पहले आपको उसका मीनिंग बता देती हूँ। Vitthai Karan का मतलब है magician, जादूगर. So I am playing a journalist in the film. आप लोग काफी रिलेट कर पाएंगे। इट्स अ डार्क कॉमेडी। बहुत कुछ नहीं रिवील करूंगी, बस डायरेक्टर वेंकी, जिन्होंने आप लोगों ने वो फिल्म देखी है
लियो एंड साउथ की फिल्में हैं, कमल हसन सर की फिल्म आई थी विक्रम, उनके डायरेक्टर के एसोसिएट डायरेक्टर हैं डायरेक्टर वेंकी, जो फिल्म हेल्प कर रहे हैं। ही इज डायरेक्टेड द फिल्म एंड इट्स प्रोड्यूस्ड बाय व्हाइट कार्पेट फिल्म्स, डायरेक्टर प्रोड्यूसर विजय पांडे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।